हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना बीएसटी का पार्ट 3, चैप्टर नंबर 2 का। तो बच्चा लास्ट पार्ट में जो हमने खत्म किया था वो क्या था? साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर, है ना? टेक्निक्स खत्म की थी। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, वो हम करेंगे फ्यूल्स के प्रिंसिपल। तो बच्चा ये जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये फ्यूल जो फ्यूल्स है, एफडब्ल्यू टेलर ने हमें क्या दिए? साइंटिफिक, क्या दिए थे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए थे। और ये जो 14 प्रिंसिपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये दिए थे हमें फेयोल्स ने, इनको हम जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा साइंटिफिक में या सारे डिफरेंसेस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल जो हमें दिया गया बच्चा, वो था डिवीजन ऑफ वर्क। तो जैसे आप देखते ही समझ सकते हो, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है आपको भी पता है कि वर्क को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा था कि भाई आप वर्क को क्या करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे जो आपका पूरा ऑपरेशन होगा, यानी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसको आप क्या करोगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। अब जब आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, एक तो काम अच्छे से होगा क्योंकि सबको अपना टास्क पता होगा, है ना, कि भाई मुझे जो पर्टिकुलर टास्क करना है। जैसे आपके स्कूल में भी तो यही होता ही नहीं होता? प्रिंसिपल मैम का अलग टास्क होता है, किसी और पर्टिकुलर टीचर्स का अपना अपना सब्जेक्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि एक टीचर को हम सारे सब नहीं, उस टीचर को सब्जेक्ट दे दिया जाता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही टीचर पढ़ाते हैं, है ना? आपके सरिया मैम अकाउंट्स वाले सर अकाउंट्स पढ़ाते होंगे, बीएसटी वाले सर बीएसटी पढ़ाते होंगे। ठीक है, अब फिर हुआ क्या? उसने कहा कि सारे और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब चाहे वो मैनेजियल हो या टेक्निकल हो। देखो बच्चा, मैनेजर का मतलब क्या होता है? जो मैनेज करने वाले होते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। यानी आप क्या करो, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और जो आपका टेक्निकल है वो अलग अलग जॉब्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइज जॉब्स में। दूसरी चीज, उसने एक और बात खास जो इंपॉर्टेंट बात है, एफडब्ल्यू टेलर में सिर्फ इतना ही नहीं कहा स्मॉल टास्क के, उसने कहा कि भाई जो आप वर्क डिवाइड कर रहे हो ना, वो हमेशा कॉम्पिटेंस पर्सन को दो। इसका मतलब क्या है कि जिसका वो काम है या जिसको वो काम अच्छे से आता होगा, उसी बंदे को दो। इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है ना कि आपके सब्जेक्ट टीचर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि अकाउंट्स के, अब मैथ्स वाले टीचर को आप अकाउंट्स पढ़ाने लगोगे तो वो स्पेशलाइजेशन कहां से आएगी? या वो कॉम्पिटेंस है इस चीज को पढ़ाने के लिए? नहीं है। तो जो जो भी जिस भी वर्क को करने के लिए कॉम्पिटेंस होगा, आप उसी को क्या करोगे? उस वर्क को दोगे और स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और रिसोर्सेस सही से यूज करेंगे। मेन चीज ये है, जब आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको इतनी चीजें लिखनी होती है। पहले आप लिखोगे कि भाई स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर लिखोगे कि आप क्या करो, हर जॉब जो आपने डिवाइड की है वो जॉब हमेशा कैसे असाइन करनी है? असाइन करनी है किसको? कॉम्पिटेंस वर्कर को, यानी जो उस काम को करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इंक्रीज द वर्क इफेक्टिव और एफिशिएंसी। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो बच्चा नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, देखो समझो, डिसिप्लिन आपको भी पता है दैट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपके स्कूल में आपके पीछे पड़े रहते हैं ना, भाई डिसिप्लिन में नहीं हो, आप लाइन में नहीं जा रहे हो, आप लाइन में नहीं खड़े हो रहे हो, क्लास में सही से नहीं बैठ रहे हो, आपको क्लास में ऐसे बैठा है, इस यूनिफॉर्म में आना है। तो जो चीजें आपको फॉलो कराई जाती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए फॉलो करोगे तो वही तो डिसिप्लिन है ना? तो डिसिप्लिन क्या है बेसिकली? कि भाई ऑबिडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसको क्या करना है? मानना है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब डिसिप्लिन क्या एक ही तरफ से जरूरी है? नहीं। डिसिप्लिन के लिए हमें जरूरी है कि हमारे जो सुपीरियर्स है वो सारे होने चाहिए, जिससे कि जब हम जॉब एप्लीकेशन करें तो मेरे बीच में और मेरे एम्प्लॉयर के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो क्लियर और जस्टिफाइबल होना चाहिए। यानी जब मैं जॉब के लिए आ तो तभी वो एग्रीमेंट बच्चा कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, भाई आपको ये करना है, ये रूल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए? क्लियरली होना चाहिए। और हर किसी का जो बिहेवियर है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर, वो कौन मॉनिटर करेगा? सुपरवाइजर अच्छे से मॉनिटर करेगा। ठीक है, और लास्ट
देयर इज अ जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी अगर जरूरी है तो पेनल्टीज भी आपको लगाया जाता है ना, कहते हैं ना, जैसे आप लोग लास्ट के दिन बैक बेंचर्स का काम होता है, लास्ट ईयर देखा 12th क्लास के बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, फैन को तोड़ देते हैं, है ना, फैंस को तोड़ देना या कोई स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप मार्कशीट लेने आओगे तो स्कूल क्या करेगा, आपसे बोलेगा भाई आपने फैन तोड़ा था, आप 2000 का वो एक्स्ट्रा फाइन भी भरो। तो दैट इज ए जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि जब भी जरूरत है, अगर पेनल्टी लगाने की जरूरत है डिसिप्लिन फॉलो कराने के लिए, तो आपको लगानी पड़ेगी। होता ही नहीं होता। हाँ सर, हम फैंस तो आप लोग सभी तोड़ते होगे भाई। नेक्स्ट थिंग इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बच्चा, पहले समझो कि अथॉरिटी क्या है। तो अथॉरिटी क्या होती है, राइट टू गिव ऑर्डर्स, यानी आप किसी को ऑर्डर्स दे सकते हो, यानी आप किसी को काम करने के लिए बोल सकते हो कि भाई आप जाओ और ये काम कर लो। सिंपल, ये बात समझ में आ गई कि अथॉरिटी का मतलब होता है कि राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो सबॉर्डिनेट है उसको जो भी असाइन किया गया है टास्क, उसको अपनी सबसे बेस्ट एबिलिटी के साथ करे। यानी अथॉरिटी में सुपीरियर सबॉर्डिनेट को क्या देगा, ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप ये काम करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट है उसको जो भी काम मिला है उस काम को अच्छे तरीके से करना ही उसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट आएगा अकाउंटेबिलिटी। कुछ बच्चे सोच रहे अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबल, जो आपने जो परफॉर्मेंस दी उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, आप होगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये तो मैंने समझा दिया अथॉरिटी का रिस्पॉन्स। अब इसमें फेयोल ने कहा कि भाई देयर शुड बी बैलेंस। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा अथॉरिटी दी जाए तो आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो। तो जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं ऐसे, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक मैनेजर है, मैनेजर से कहा गया कि आप क्या करो बच्चा, मैनेजर से कहा कि आप 30 डे का क्रेडिट पीरियड दे सकते हो किसी को, लेकिन आपको जो सेल्स है वो आपको इंक्रीज करनी है 20% से। अब मैनेजर को दिया गया 30 क्रेडिट पीरियड 30 डेज का, ठीक है, लेकिन जब मैनेजर किसी सेल करने के लिए गया तो उसको मैक्सिमम मिला 60 का क्रेडिट पीरियड। क्या मिला, उन्होंने कहा, जिसको उसने सेल किया उसने कहा कि भाई मुझे 16 डेज का क्या दो आप, क्रेडिट पीरियड दे दो, 16 डेज का क्रेडिट पीरियड दे दो। अब क्या वो, अब एक बार बताओ, जब उसकी रिस्पॉन्स अथॉरिटी कितनी देगी, उसको कहा तो सही 20% सेल करने बढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैनेजमेंट 60 डेज की पीरियड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता तो क्या होता, क्या सेल्स सही होती, बिल्कुल वो सेल्स साइड 20% कर पाता। लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब उसको 30 डेज का वो सिर्फ अथॉरिटी उसे 30 डेज की मिली है, तो वो इस बात के लिए सेल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर 20%, क्योंकि मैक्सिमम जो वो है वो 60 डेज का मांग रहा है। अच्छा इसको 90 डेज का दे, ये ओवर अथॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि 19 डेज का पीरियड बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर मैनेजर अपनी मनमानी से कहीं भी सेल कर सकता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक तो अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होगा, ठीक है, गोल्स आसानी से एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलें। आज हम जो करेंगे बच्चा वो लगभग 7 करेंगे। कितने करेंगे, 7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में मैंने लिखा भी है, वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। क्या है, वन बॉस वन सबॉर्डिनेट। अब इस बात का मतलब क्या है, वन बॉस वन सबॉर्डिनेट का, देखो बच्चा ध्यान से समझना कि भाई उसने कहा कि एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ये अब कई बार मिसकंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये एक बंदे के ऊपर एक बॉस की बात करता है, नहीं, एक्चुअली में ये बात करता है एक टीम के ऊपर, एक टीम के ऊपर जो ऑर्डर्स रिसीव करने हैं वो एक ही बॉस से करे। ठीक है, यानी जो वन बॉस होगा और ये सभी तो रिसीव करने वाले हैं, ये इससे करेंगे, दूसरे बॉस से रिसीव नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हो सकता है कि मान लो एक सब, ये आपका एक एम्प्लॉइज है ई,
एफ और जी, ये एक टीम है, इनके ऊपर एक बंदा बैठा ए, उसने इसको कहा कि भैया 10% डिस्काउंट दोगे, क्या करोगे, 10% डिस्काउंट दोगे। बी आया और उसने इनको कहा EFG को क्या 5% मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। अब बी ने कहा 5%, ए ने कहा 10%। अब अल्टीमेटली ये जो तीनों सबऑर्डिनेट्स है ये क्या करेंगे बच्चा, ये एक्चुअली में काम कर पाएंगे नहीं। ये क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीजन ये होगा कि EFG तीनों के तीनों जो बंदे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ए की माने या बी की माने। लेकिन अगर यहां सिर्फ एक ही बॉस होता और ए से उन्हें ऑर्डर मिला होता तो वो समझ जाते कि हमें सेल करने के लिए सिर्फ कितना डिस्काउंट देना है, 10% देना है, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, जिससे कि वो क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, इफेक्ट क्या होगा बच्चा, एक तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगी, है ना, वर्किंग अच्छे से, ये तो सब में चलता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हो जाएगा, और कम्युनिकेशन अच्छे से चलेगा, कम्युनिकेशन अच्छे से चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब है वन हेड वन प्लान। देखो दोनों में समझो, दोनों में डिफरेंस है। वहां क्या था, वहां था वन बॉस, मतलब एक को एक कमांड दे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, जैसे मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ये मान लो सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब एक बात बताओ, एक ही पर्टिकुलर टीम को सिर्फ मैं एक ही प्लान दूंगा, ये कहना चाहता हूं मैं। इसका अलग प्लान होगा, इसका अलग प्लान होगा, यानी एक टीम को एक से ज्यादा प्लान या एक से ज्यादा चीजें हम नहीं देंगे। ये क्यों, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब प्रोडक्शन के पास अपना एक पर्टिकुलर प्लान मिल चुका है तो ये उस पर अच्छे से काम करेगा। इसको मैं 2-3 प्लान दे दूं तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। यानी एक हेड, एक बॉस, और उसके अंडर आने वाली एक टीम के पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गई ये वाली बात समझ में हमें, ठीक है। जिससे कि अगर ये सेम चलेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सेम ऑब्जेक्टिव के थ्रू काम चलेगी, कोऑर्डिनेशन और फोकस के थ्रू। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें हम कहा जाता है वन हेड वन प्लान, वन हेड शुड हैव वन प्लान, ठीक है। रेमुनरेशन ऑफ, एक मिनट बच्चा देखता हूँ मैं, कुछ है नीचे क्या, अच्छा नहीं है, सॉरी, हाँ ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो देखो होता क्या है कि अब मैंने आपको कई बार हमें समझा रखा है, जब मैंने आपको मैनेजमेंट समझाया उसमें मैंने ये बात समझाई थी आपको कि मैनेजमेंट में, जब मैंने आपको मैनेजमेंट पढ़ाया, जो लास्ट चैप्टर हमने फिनिश किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि हर किसी इंडिविजुअल पर्सन के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे से अपनी ग्रोथ करना, अपनी सैलरी इंक्रीज करा लेना, वर्किंग कंडीशन अच्छी होना, और अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबका होता ही है। लेकिन लेकिन ध्यान ये रखना है कि फ्योल ने कहा कि भाई आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है होनी चाहिए क्या, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा आपके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव है। यानी आप अपने से पहले हमेशा अपनी टीम को आगे रखने वाले हो। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल आपको, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखना। यानी कहीं आपको दिख रहा है कि आपका फायदा है और ऑर्गेनाइजेशन का उसमें लॉस हो जाएगा, तो आप पहले अपना फायदा नहीं ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखोगे, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल फायदा देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है। अब यहाँ ये नहीं कहा जाता कि भाई आप अपना बिल्कुल बैकलॉग कर दो, अपना देखो नहीं, नहीं देखो, लेकिन इन्हें बैलेंस वे, इन्हें बैलेंस वे। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बच्चा रेमुनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। ये देखो
एक बेसिकली ये जो बात करते हैं ना बच्चा, ये एफडब्ल्यू टेलर ने बात की है कि एक एम्प्लॉयज को जो सैलरी है या पे आउट है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, किसी के लिए आप पे आउट दे रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो दे कि भाई उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक जो चीजें वो पूरी हो जाए, है ना, एटलीस्ट। तो सबसे पहली बात तो अब ये करो कि इतनी फेयर तो होनी ही चाहिए कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो चाहिए, ठीक है। पहला टर्म तो ये हो गया। अब दूसरा समझ लो क्या। अब आप मुझे एक बात समझाओ, आप देखना, मान लो आप गूगल कंपनी में काम करते हो, आप गूगल कंपनी के मैनेजर हो, आप गूगल कंपनी के क्या बन गए, मैनेजर बन गए, ठीक है। ये बात समझ में आई। सेकंड थिंग, मैंने कहा वही एक एक लोकल कंपनी है जो आपके यहीं आसपास काम करती है, कोई भी नाम ले लो, है ना, वो एक ये कोई लोकल कंपनी, वो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, ये एक लोकल कंपनी है, ठीक है। अब गूगल कंपनी का टर्नओवर मैं ले लेता हूँ लेट से 1,000 करोड़ के आसपास, लेट से मान लेते हैं बहुत ज्यादा बच्चा, और इसका मान लेते हैं 10 करोड़ के पास। अब आप इसके मैनेजर हो, आप इसके मैनेजर हो। अब आप मुझे एक बात समझाओगे, क्या गूगल कंपनी जितना अपने मैनेजर को पे ऑफ कर सकती है, क्या सेम ये कंपनी कर सकती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। तो उसने यही बात बोली है, उसने क्या बोला, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या बताया कि भाई द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा नहीं है कि वो दोनों की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं एम्प्लॉय कुछ भी मांग लेगा, नहीं, उसको सिर्फ इतना ही डिमांड करना है जो उसके फर्म के पेइंग कैपेसिटी में है। तो दो चीजों का आप इसमें क्या रखोगे, खास ध्यान रखोगे कि भाई पहली बात आप ये हमेशा याद रखोगे कि एक तो क्या करना है, सबसे पहली ध्यान क्या रखना है कि भाई इतनी तो होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो उसे मिले, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वो कम से कम फॉलो अप कर पाए। दूसरी बात कही, ऐसे नहीं मनमानी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की, नहीं भाई, जो भी आप पे ऑफ करोगे या जो आप डिमांड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से, दैट शुड बी इन दी पेइंग कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट बात ये है, इस पर बहुत फोकस करो मैं, इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यानी वो फेयर होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते जैसे मैंने एग्जाम कि भाई गूगल कंपनी का मैनेजर इतना कमाता है मुझे भी इतना दो, नहीं भाई, उस फर्म की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, अब आपको पता है सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब डिसीजन मेकिंग पावर ना बच्चा टॉप लेवल के हाथ में होती है ना। डिसीजन मेकिंग पावर के किसके हाथ में हो, टॉप लेवल के हाथ में हो, मैक्सिमम डिसीजन जो लेने हो वो टॉप लेवल लेगा। फिर सेकंड पॉइंट है मेरा डिसेंट्रलाइजेशन, फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन को समझाओगे कि डिसेंट्रल क्या होता है, कि डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी विद द सबऑर्डिनेट, लेकिन सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी विद इन दी सबऑर्डिनेट्स और लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे देयर शुड बी ए डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी इन दी सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, किसके साथ, विद इन दी टॉप लेवल में, सॉरी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना कि दोनों चीजें होनी चाहिए, ये सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होनी चाहिए। कहीं कुछ पावर्स आप क्या करोगे, नीचे जरूर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि उनको फ्री हैंड मिले काम करने का और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ पाए, जिससे कि टॉप लेवल और चीजों पे सोच पाए। लेकिन बहुत ज्यादा पावर भी नहीं देनी है हमें। अब बहुत ज्यादा पावर क्यों नहीं देनी है बच्चा, आप लोग समझो, क्योंकि बहुत ज्यादा पावर अगर हम इनको प्रोवाइड करा देंगे, बहुत ज्यादा पावर हम इनको प्रोवाइड कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम पे ही बैकलॉग आने वाला है और उसका वो मिसयूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है स्केलर चेन। देखो, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें फॉर्मल वे ऑफ डूइंग है, कि मान लो जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जब हमें रिस्पॉन्स कम्युनिकेट करना है तो एफ पहले ई से कम्युनिकेट करेगा, ई डी से करेगा, डी सी से करेगा, सी बी से करेगा, बी ए से करेगा, ए जी से करेगा, जी इस तरीके से कम्युनिकेशन चलेगी। यानी आप जब कम्युनिकेट चलाओगे ना ऐसे, ठीक है, तो अथॉरिटी जब आएगी, तो अथॉरिटी तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, अथॉरिटी होगी यहां से हाईएस्ट टू लोवेस्ट, अथॉरिटी क्या होगी, हाईएस्ट लो, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभेगी तो वो जाएगी लोवेस्ट टू
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और ये आपकी अथॉरिटी हो गई। ठीक है, यानी ये क्या कहता है कि फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिसमें आप अपने जस्ट ऊपर वाले से कम्युनिकेट करोगे, यानी आप अपने वाले अपने हेड से बात करोगे जस्ट, फिर वो अपने हेड से बात करेगा। डायरेक्टली एफ ए के पास नहीं पहुंच जाएगा कोई प्रॉब्लम लेके। अगर इसको प्रॉब्लम है एफ को, तो वो पहले ई के पास जाएगा, ई को है तो डी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, फिर बी के पास, फिर फाइनली ए के पास। लेकिन ये स्केलर चेन तो उसने दे दी, फेयोल ने ये स्केलर चेन बता दी, लेकिन हुआ क्या? उसने कहा ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और मुझे कम्युनिकेट जल्दी करना हो दूसरे डिपार्टमेंट में, तो अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा भाई इसका भी सोल्यूशन है, और दैट सोल्यूशन इज गैंग प्लैंक। दैट सोल्यूशन इज गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या है? उन्होंने कहा इन ऑर्डर टू इंश्योर स्पीडी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी गैंग प्लैंक इज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बच्चा इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या हो सकता है, अगर आपको इमरजेंसी है किसी बात को कम्युनिकेट जल्दी से करना है, तो आप देखो डी ना, डी कम्युनिकेट करेगा सीधा आई से, ये होगा गैंग प्लैंक, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन क्या है? सेम। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो कंडीशंस होंगी, एक तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो, दूसरी चीज उन दोनों की जो पोजीशन हो वो क्या हो? सेम हो। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अगर ये यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर है, तो दूसरा आई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर ही होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना डायग्राम बनाओगे, गैंग प्लान लिखोगे, तो आपके 2 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि अब थोड़े से रह गए ना। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देखो ऑर्डर, ऑर्डर वो वाला नहीं जो कौन देता है, जो जज ऑर्डर ऑर्डर करता है ना, ऑर्डर ऑर्डर शांत हो जाओ, जब हंसते हैं, आपने मूवीज में देखते होगे, नहीं गए होगे कोर्ट में, तो जब हंसने लगते हैं सबको बात, तो एकदम से जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर। ये नहीं, इस ऑर्डर का मतलब क्या है? दैट ए प्लेस, मतलब हर चीज को सही जगह। बेसिकली मेन मुद्दा उसका है कि हर चीज की क्या है? एक जगह होनी चाहिए, और वो हर चीज अपनी जगह पे रखी होनी चाहिए। दैट ए प्लेस for everything or everyone, everything in its place should be followed with within every organization, यानी हर चीज को ऑर्डर रखना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए। अब किसकी हम रखेंगे? मटेरियल ऑर्डर और सोशल मीडिया। मटेरियल ऑर्डर क्या है कि फिजिकल गुड्स के लिए क्या होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जिससे हमारा मूवमेंट में टाइम खराब ना हो। दूसरा सोशल ऑर्डर, कि एक एम्प्लॉइज को भी ये पता होना चाहिए उसका ऑफिस कहाँ है, उसको रहना कहाँ है, उसका काम कितना है, और वो अपनी पोजीशन पे हमेशा रहना चाहिए ना। जैसे मान लो आपने देखा होगा घरों में, कई बार क्या होता है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हमें तभी नहीं मिलता वो, और घर में हो जाते हैं पंगे शुरू, पापा गुस्सा हो जाते हैं और फिर हो जाते हैं शुरू, है ना? होते नहीं होते? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे चाबी होती है, की होती है आपके, अब देखा होगा कई बार जब सुबह आप लोग निकलते हो कि स्कूल के लिए जाते हो, कोई बाइक से जाता होगा बच्चा या कोई कैसे जाता होगा, तो वो अगर ना रखे अपनी जगह, तो क्या होगा? वो वहां रख देगा, और रखने के बाद तो आपको फिर पता ही है घर में मम्मी पापा क्या करते हैं ना, एकदम से शुरू हो जाएंगे, तुम पे चाबी नहीं संभलती, ये नहीं संभलती। मेरे साथ आज भी यही होता है। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम को देखने के लिए कहा ऑर्डर, कि भाई हर चीज की प्रॉपर जगह होनी चाहिए और वो वहीं रखा होना चाहिए। इसके बाद इक्विटी। बच्चा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमेशा 2 मार्क्स में आता है। और जब ये 2 मार्क्स में आएगा ना बच्चा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया है और ये लगभग एवरी ईयर रिपीट होता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम इसको 2 मार्क्स में लिख ही नहीं पाते, क्योंकि हमें एक ही बात रटी होती है। हमें क्या रटा होता है कि हमें रखा देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज एंड ब्रीफ। ये तो हमें याद है कि भाई इक्विटी का मतलब होता है कि आप किसी भी बेसिस पे किसी भी एम्प्लॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, और हर बच्चा इसको लिख के आता है। ये मैं कहता हूं, ये मुझे भी पता है, और हर बार यही होता है, इतना हर बच्चा लिख के आएगा, और ये आप सबको पता भी है। लेकिन इससे 2 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मार्क्स के लिखने आपको और भी चीजें लिखी, जैसे मैंने लिखा है मैनेजर को क्या होना चाहिए? काइंडनेस और जस्टिस होनी चाहिए बिहेवियर में। यानी काइंडनेस और जस्टिस का मतलब कि वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी, देयर शुड बी नो बायसनेस अमंग द एम्प्लॉयज, कि भाई किसी पे ज्यादा ध्यान देना, किसी पे नहीं। मैनेजर्स को क्या रखनी है? काइंडनेस, यानी उनको बिहेव अच्छे से करना है उनके साथ, और जस्टिस का मतलब जब वो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो इक्वली हमेशा इक्विटी का ध्यान रखेंगे और उसी हिसाब से कोई डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि वो किसी को फेवर करेंगे, किसी को फेवर नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये 2 पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इक्विटी में आप जब भी लिखोगे 2 पॉइंट लिखोगे, 2 पॉइंट तो मिनिमम लिखने ही लिखने। तो डिस्क्रिमिनेशन वाला, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एंड जेंडर ईटीसी। ये लाइन सबको याद होती है, ये वाली आपको याद करनी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा आप लिख के आते हैं ना, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना, वही चीजें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा लिख के आएगा, लेकिन जो आपको कभी बताऊंगा मैं कि भाई 70s तक आना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब आप 70s के बाद जब मार्क्स लेने होते हैं, दैट शुड बी ए डिफरेंट थिंग, है ना, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 70 तक मार्क्स इजी हो जाते हैं, लेकिन वो जो 10 मार्क्स का सब बच्चा वो होता है ना, वो वही बच्चा कवर कर पाता है जो हर चीजें अच्छे से लिख के आता है, प्रॉपर वे में लैंग्वेजेस लिखेगा, एग्जाम्पल्स देगा, है ना। 2 नंबर का है तो एटलीस्ट उसके 2 मार्क्स के हिसाब से लिखेगा, क्योंकि वहां पे चेकिंग हार्ड हो जाती है फिर, ठीक है। 50-60s वाले तो ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस बच्चे को 80s मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो वो ध्यान रखना कि अपनी लैंग्वेज पे प्रॉपर ध्यान देनी है, ठीक है। ये बात मेरी आदत ना आप लोग। चलो आगे चलते हैं। अब इक्विटी पे क्या होगा, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज, मतलब who should be treated as fairly as possible, मतलब जितना हो सके उतना फेयरली हमें एम्प्लॉयज को ट्रीट करना है। अब इसमें 3 चीजें आप याद रखोगे, कौन कौन सी याद रखोगे कि सर, एक तो फेयोल का प्रिंसिपल, दूसरा आप जो याद रखने वाले हो, सबसे पहले आपको सबको याद है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सबको याद है। सेकंड थिंग, देयर शुड बी देयर शुड बी there should be kindness and justice in the behavior of the managers toward the employees. There should be kindness and justice in the behavior of the employees, है ना, towards the employees by the managers, ठीक है। और अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर, मतलब अच्छी चीजें और एक्सपीरियंस हमें चाहिए मैनेजर्स में, जिससे कि वो सबके साथ फेयरली ट्रीट कर सके, ठीक है। आगे बात समझ में। अब है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है, देखो वो फेयोल ने कहा कि भाई जब आप सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैंने जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो, जब एम्प्लॉयज को तो आप ना बहुत रिग्रेस टेस्ट करो, यानी आप जितनी मेहनत कर सकते हो एक एम्प्लॉयज को हायर करने में, जितनी चीजें निकाल सकते हो वो सारी चीजें करो, लेकिन एक बार अगर एम्प्लॉयज रुक जाए, एक बार अगर, तो उसको जल्दी से टर्न आउट मत करो, है ना, क्योंकि एम्प्लॉयज का टर्नओवर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का वो हमें प्रॉब्लम करता है। इससे क्या होता है कि हमारे एक तो कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि एक एम्प्लॉयज को हायर करने के एक पर्टिकुलर कॉस्ट होता है। दूसरा, एक बंदा 3 साल के लिए ट्रेंड किया, हम पूरे 6 महीने ट्रेंड किया हमने उसको सब कुछ सिखाया, जब उसको सिखाया तो वो चला गया, अब क्या होगा, हमें नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर से ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट चीज यही है कि सिलेक्शन के बाद वो अपनी पोस्ट पे कुछ मिनिमम टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए, जिससे कि वो रहे और अपनी पोटेंशियल को वो प्रूव कर पाए। इसका मतलब क्या है, इसका एक मतलब ये भी बनता है बच्चा कि एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय आया उसने कुछ नहीं, उसको कुछ टाइम दो आप, टाइम देने के बाद उसका पोटेंशियल का यूज करो, और जब आप उसका पोटेंशियल देख लेते हो, अगर वो अप टू दी मार्क कुछ काम कर पाता है तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाता तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको कर सकते हो टर्न आउट। अब फेयोल ने क्या किया कि एम्प्लॉयज का टर्नओवर मिनिमाइज करना चाहिए, जिससे कि एफिशिएंसी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, क्योंकि एक रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो एक पर्सन को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, एक रिग्रेस प्रोसीजर के थ्रू, मतलब बहुत सारे प्रोसेसिंग के थ्रू करना है। आफ्टर सिलेक्शन वो क्या होगा, अपने पोस्ट पे मिनिमम रहना है उसे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये आपका लास्ट है इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, बेसिकली इनिशिएटिव जो वर्ड है दैट इज ऑल अबाउट द सजेशन, कि भाई सजेशन कैसे, कि तो ये क्या है, अगर आप ये मोटिवेशन कैसे है, आप समझो कि एम्प्लॉयज क्या करते हैं, आपको एम्प्लॉयज को कहना है कि भाई आप डेवलप करो और उनके कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। अगर जैसे किसी एम्प्लॉय ने आपके ने कोई प्लान बताया आपको अच्छे से, अब आप उसको इग्नोर करें, छोड़ दो, हमें नहीं पता, तुझे हम जनरली ऐसा होता है कि कोई बच्चा अगर हमसे बोले या मुझसे कोई बोले कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो आई शुड वेलकम हिम, अगर मुझे लगता है दैट विल बी बेनिफिट, और कई बारी मुझे बच्चों ने बताया भी है।
है ना, क्योंकि भाई देखो नो वन इज परफेक्ट, ये बात आप भी मानोगे और हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी आर नॉट परफेक्ट इन एनीथिंग। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन सब कुछ हम नहीं सीख सकते। तो उसी बात पे ये कहता है कि भाई अगर इंप्लॉइज आपका कोई टर्नओवर, इंप्लॉइज आपका कोई सजेशन देता है तो आपको उस सजेशन को क्या करना है, वेलकम करना है और उस सजेशन को मान के क्या करना है, अपने प्लान्स को और इंप्रूवमेंट को आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या है सर, सेकंड थिंग इज द मैनेजमेंट शुड एनकरेज इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज बट एट द सेम टाइम they should ensure in person of being different the employees do not create adverse impact on the well-being of the organization। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है इस वाले लाइन का, देखो ये मैंने इसलिए लिखा जिससे कि आप अच्छे से इनको देख सको और कर सको। अब लास्ट में मैं आपको इसके स्कैनर दूंगा, आप उससे पीडीएफ लोगे तो आपके पास सारे नोट्स की पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको उसको कॉपी में या कहीं आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो उसने इनिशिएटिव में क्या कहा, इनिशिएटिव में कहा कि भाई आपको क्या करना है, मैनेजमेंट को तो जो कोई सजेशन दिया वो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन अगर आपका सजेशन, अगर आप वो इतना भी सजेशन, वो सजेशन ऐसा नहीं कि भाई आप उसको फ्री हैंड ही दे दो कि भाई ठीक है आप जैसे करना है करनी, कोई भी ऐसी चीज ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट वे में कर सके, इफेक्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई गलत इफेक्ट भी ना हो, आप इतना फ्री हैंड भी उन्हें नहीं दोगे, सजेशंस को वेलकम करो लेकिन सारे सजेशंस आपको मानने की जरूरत नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है आप उसको मानोगे और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद नहीं है आप उसको नहीं मानोगे। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अच्छा, किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो आप यहां से इस स्कैनर को क्या कर सकते हो, बच्चा, ओहो एक मिनट बच्चा नेट नहीं चल रहा, मैं आपको स्कैनर ये ऑन उसमें दे दूंगा लिंक में। ठीक है, आप वहां से स्कैन कर सकते हो और इसे के बाद आप इसको नोट्स को डाल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चैप्टर 3 करेंगे। अब बच्चा फिर हम क्या करने वाले हैं, फॉर द फ्रॉम द 1st of July वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस आल्सो। अब हम क्या करेंगे, पहले साथ के साथ बीएसटी के चैप्टर्स खत्म करते चले जाएंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चन में आपको जो लगवाने वाला हूं वो 2020 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस, या 2026 भी चलो इंक्लूड कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि 2026 के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन एज ए रिवीजन। तो हम 2020 से 2025 के चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अभी बीएसटी के। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी अकाउंटेंसी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बच्चा देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ना सब चीजें एक साथ कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन बैचेस बहुत सारे होते हैं, तो उन ऑफलाइन बैचेस के अलावा मुझे टाइम निकालना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसी वजह से आपकी क्लासेस भी देखोगे आप कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उस बात को रोकने पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रॉम द जुलाई। अभी आपके हम लोग टाइपर तो मेरे पास है नहीं, खुद ही टाइप करना पड़ता है, तो उस चीज के चक्कर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चंस करना है। और उसके बाद जब हमारी बीएसटी खत्म हो जाएगी फिर हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पे भी फोकस करेंगे। बीच बीच में मैं अकाउंटेंसी के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराता रहूंगा। थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।